viewers, I am Dr. Ananya here. Welcome to Mediveda Tutorials. Let us start with a new topic, Asthi Sharir, which is also known as osteology. This video will be covering all the points regarding the topic. You can write notes side by side while watching the video. हम इस टॉपिक के परिचय की बात करें तो यह दो वर्ड से मिलकर बना है ऑस्टियो प्लस लॉजी। ऑस्टियो का मतलब है बोन, लॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। इसे अस्थि विज्ञान, अस्थि संस्थान, बोनी सिस्टम, स्केलेटन भी कहते हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार पुरुष शरीर 7 धातुओं से निर्मित होता है। रस असरिग मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्राणी धात्व, अर्थात रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, यह 7 धातुएं होती है। अस्थि जो कि धातु है, यह 7 में से 5वीं धातु है। यह 5वीं अस्थि धातु स्थिर, कठिन तथा शरीर के अंग प्रत्यंगों को आकार तथा आधार प्रदान करने वाली होती है। अस्थि की परिभाषा देखें तो स्थिर, कठिन तथा शरीर के अंग प्रत्यंगों को आकार तथा आधार प्रदान करने वाली रचना को अस्थि कहते हैं, जो कि हम अभी पहले पढ़ भी चुके हैं। डेफिनेशन: A hard tissue forming the framework of the body. A white hard substance that constitutes the skeleton of the body is called bone. अस्यते इति अस्थि, इसका मतलब है यह अधिक समय तक स्थिर रहती है, क्योंकि शरीर की संरचनाओं में सबसे कठिन अंश यही है। जिस प्रकार मृत शरीर को जमीन में दबा देने के पश्चात कुछ दिनों के बाद वहां की मिट्टी खोदकर देखी जाए तो रस रक्त मांस आदि धातुएं तथा शरीर के अन्य संरचनाओं का अवशेष वहां नहीं दिखेगा और अस्थियां वैसी ही मिलेंगी। यस्मात् चिरविनिष्टेषु त्वग्मासेषु शरीरेणाम अस्थिनि न विनश्यन्ति सारण्यतानि देहिनाम, इसका मतलब है इसलिए प्राणियों की त्वचा, मांस तथा शरीर की अन्य अस्थि विरहित मृदु धातुएं देर से नष्ट होने पर भी अस्थियां नष्ट नहीं होती हैं, क्योंकि यह प्राणियों के शरीर में सार है। अस्थियों का स्वरूप देखते हैं। यह सबसे कठिन भाग है। इनमें गुरु, खर, कठिन, स्थूल, स्थिर एवं मूर्तिमान गुण पाए जाते हैं। इसी प्रकार इन गुणों से यह शरीर का धारण करने, मज्जा की पुष्टि करने एवं मांस का आलंबन करने में समर्थ होती है। उपरोक्त गुणों के कारण ही इन्हें पार्थिव भी कहा जाता है। अस्थियों की पंचभौतिक रचना। अस्थियों का संगठन पंचभौतिक दृष्टि से किया गया है, मतलब सारे पंचमहाभूत इसके अंदर विद्यमान है। अस्थियों का छिद्रित मतलब पोरस होना, वेस्कुलर कैनाल, तथा अस्थियों के अंदर रक्तवाह नलिकाएं, जैसे हेवर्जियन सिस्टम कहते हैं, उनका बनना आकाश महाभूत के कारण है। आकाश महाभूत के कारण ही किसी भी चीज में रिक्त स्थान होता है। अस्थियों की परिवर्तनशीलता, वृद्धि और पुनरुत्पादकता, ये सब जो गुण है ये वायु महाभूत के कारण है। अस्थियों का रक्तमयता होना अग्नि महाभूत के कारण है। अस्थियों का लचकीलापन जल महाभूत के कारण है। अस्थियों का खनिज युक्त होना तथा कठिन होना पृथ्वी महाभूत के कारण है। रसाद रक्तम ततो मासम मासान मेदः प्रजायते, मेदसो अस्ति ततो मज्जा मज्जः शुक्रम तु जायते। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आप सबको लर्न होना चाहिए। इस सूत्र के अनुसार मेद धातु से अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है। इसके अंदर उत्पत्ति क्रम बताया गया है सभी धातुओं का। अब हम अस्थि की रचना की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बोन। Bone or osseous tissue contains an abundant matrix surrounding widely separated cells. The matrix is about 25% water, 25% protein fibers and 50% mineral salts. There are 4 types of cells in the bone tissue. तो पहला देखते हैं हम osteoprogenitor. इनको osteogenic cells भी बोलते हैं। ये ऑस्टियो का मतलब है बोन, प्रोजेनाइटर का मतलब प्रिकर्सर, जो प्रोड्यूस करते हैं। ये आगे जाके डेवलप हो जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट में। अब दूसरा हम देखते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियो का मतलब है बोन, ब्लास्ट का मतलब है जर्म या बड। ये फॉर्म करते हैं बोन टिश्यू को। थर्ड है ऑस्टियोसाइट। साइट का मतलब होता है सेल, जो कि मेंटेन करते हैं बोन टिश्यू को। फोर्थ ऑस्टियोक्लास्ट, इनका फंक्शन होता है रिजॉर्प्शन या डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मैट्रिक्स। क्लास्ट का मतलब होता है टू ब्रेक। द रीजन ऑफ अ बोन में बी कैटेगराइज्ड एज स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट।
कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू कंटेन्स फ्यू स्पेसेस, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट है, बंद है, इट फॉर्म्स द एक्सटर्नल लेयर ऑफ ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी and the bulk of the diaphysis of the long bone. Compact bone tissue provides protection, support and helps the long bones resist the stress of weight placed on them. Spongy bone tissue. This is filled with red bone marrow. Structurally, the skeletal system consists of bone tissue, cartilage, red and yellow bone marrow and periosteum. जो एक टिपिकल लॉन्ग बोन होती है उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला पार्ट है डायाफाइसिस। डाया का मतलब है थ्रू, फाइसिस का मतलब है ग्रोथ। द शाफ्ट और लॉन्ग मेन पोर्शन ऑफ द बोन, वो है डायाफाइसिस। सेकेंड पार्ट है हमारा एपिफाइसिस। एपी का मतलब है अबव, फाइसिस का मतलब है ग्रोथ। द डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज और एंड्स ऑफ द बोन इज कॉल्ड एपिफाइसिस। थर्ड पार्ट है हमारा मेटाफाइसिस। मेटा का मतलब है आफ्टर, फाइसिस का मतलब है ग्रोथ। The region in a mature bone where the diaphysis joins with epiphysis is called as metaphysis. Fourth part है articular cartilage. ये एक thin layer of hyaline cartilage है covering the epiphysis where the bone forms articulation with other bone. ये आपने किसी भी बोन के अंदर देखा भी होगा, जो ऊपर कवरिंग होती है जहाँ पे जॉइंट बनता है, वो है आर्टिकुलर कार्टिलेज। फिफ्थ पार्ट है पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम का मतलब है अराउंड बोन। Periosteum is membrane around the surface of bone, not covered by articular cartilage. It consists of two layers, fibrous layer and osteogenic layer. Sixth part है medullary या marrow cavity. Marrow cavity is the space within the diaphysis that contains the fatty yellow bone marrow in adults. Seventh part है endoosteum. Endo का मतलब है within, osteum मतलब bone. Lining of the medullary cavity is the endoosteum, a membrane that contains osteoprogenitor cells and osteoclasts. अब हम नंबर ऑफ बोन्स की बात करते हैं। आचार्य चरक के अनुसार 360 बोन्स उन्होंने बताई है। आचार्य सुश्रुत ने 300 बोन्स बताई है और मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो 206 बोन्स। 200 बॉडी में बोन्स हैं और 6 ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं, उनको मिला के 206। तो अपर लिम्ब में, एक साइड अपर लिम्ब में होती है 32 बोन्स। तो उस 32 को मतलब दोनों अपर लिम्ब को मिलाए तो 64, जिसमें हम शोल्डर गर्डल की बोन्स भी लेंगे, क्लेविकल और स्कैपुला। लोअर लिम्ब में, एक लोअर लिम्ब में होती है 31, टोटल 62। इसके अंदर भी पेल्विक गर्डल जो है उसकी बोन मिला के काउंट किया है हमने। वर्टिब्रा 26, रिब्स में 24 और स्टर्नम एक बोन है, स्कल में 29 बोन्स हैं। अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो मैंने यहाँ पे सारी जो बोन्स हैं उनकी टेबल अटैच कर दी है कि हर एक बोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या नाम दिया गया है उसे, और कितनी उसकी संख्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है क्लैविकल अक्षकास्थि एक, एक मतलब एक साइड एक, तो स्कैपुला अंशफलक एक, ऐसे मैंने सारे अटैच किए हैं टेबल्स और उनका टोटल नंबर भी है। आप इनको पॉज करो, नोटबुक में बनाओ और पढ़ो और इनको लर्न करो। ऐसे यहाँ पे लोअर लिम्ब की टेबल दी गई है। यहाँ पे मैंने वर्टिब्रा, रिब्स, स्टर्नम, स्कल, जितनी भी बोन्स हैं सबकी टेबल अटैच की है। आप लोग इसको अगर याद करना चाहो तो करो। बाकी कुछ मेन बोन्स हैं जिनके आपको जो संस्कृत नेम है वो तो याद होने ही चाहिए। जरूरी नहीं है कि सबके नाम याद करो, लेकिन नंबर सबका याद होना चाहिए कि कितनी बोन है बॉडी में, किस नाम की कितनी बोन है। लंबर बोन 5 है, सैक्रल बोन 5 है, ऐसे। और अगर आप सबके संस्कृत नेम नहीं याद कर सकते हो तो जो मेन बोन्स हैं उनके तो जरूर करें। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स अकॉर्डिंग टू पोजीशन। पहला होता है एक्सियल स्केलेटन, सेकंड है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में क्या आता है, बोन्स फॉर्मिंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी, जैसे स्कल, रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रा, ये आती है एक्सियल स्केलेटन में।
अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता है? बोन्स फॉर्मिंग द स्केलेटन ऑफ द लिम्स, जैसे अपेंडेजेस ऑफ द बॉडी। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स आती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स आती है। अस्थियों की जो गणना है उनमें मतभेद आई है दोनों आचार्यों की, और मॉडर्न के साथ भी मतभेद है। तो वो मतभेद क्यों आया है? आयुर्वेद संहिता में अलग अलग मत पाए जाते हैं। इसका कारण सिर्फ उनकी गणना करने की पद्धति है कि उन्होंने किसको बोन माना और किसको नहीं माना। जैसे चरक संहिता में अस्थि अर्थात शरीर का कठिन अंश, इस तत्व को मानकर शरीर में जो जो रचनाएं कठिन होती हैं उन सबको उन्होंने अस्थियां मान लिया है। जैसे नाखून, दंत, दंतोलूखल, तरुण अस्थियां और अर्बुद, जितने भी उनको हार्ड सब्सटेंसेस लगे उन्होंने सबको ही अस्थि गिन लिया। सुश्रुत संहिता में नखों और दंतोलूखलों आदि को अस्थियां नहीं गिना है, परंतु नख, दंत एवं तरुण अस्थियां आदि ये सब शरीर में ही होती है। ऐसी बात तो नहीं है कि ये नहीं होती, लेकिन उनकी गणना अलग की गई है। फिर हम अस्थि के प्रकार देखते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। एतानि पंचविधानि भवन्ति तद्यथा कपाल, रुचक, तरुण, वलय, नलक संज्ञानि। यह शरीरगत अस्थियां 5 प्रकार की होती हैं। कपाल अस्थि फ्लैट बोन्स, रोचक अस्थि टीथ, तरुण अस्थि कार्टिलेज, वलय अस्थि राउंड बोन, नलक अस्थि लॉन्ग बोन। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखें तो 4 टाइप्स ही बताए हैं, 7 टाइप्स ही बताए हैं। 4 टाइप्स में आता है लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स। 7 टाइप्स जो हैं इसके अंदर है लॉन्ग बोन, शॉर्ट लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इर्रेगुलर बोन, न्यूमैटिक बोन जो कि खोखली होती है, हल्की होती है, सेसमोइड बोन। फंक्शन ऑफ बोन्स देख लेते हैं। ये तो हम सबको पता ही है ऑलरेडी। सपोर्ट देती है वो हमारे बॉडी को, प्रोटेक्शन देती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, असिस्ट करती है हमें मूवमेंट में, मिनरल होम्योस्टेसिस है इसका एक फंक्शन, साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन है ये, स्टोरेज ऑफ एनर्जी करती है। आयुर्वेद के अनुसार देखें तो शरीर को आकार देना, बाह्य आघात से रक्षा करना, अस्थि का छिद्रित भाग मज्जा का धारण करता है, पेशियों का उद्गम मतलब ओरिजिन और निवेश इंसर्शन कराती है बोन्स, और शरीर का भार संभालना, ये सब इनके फंक्शन है। अब देखो अस्थि संघात क्या होता है। अस्थि संघात का मतलब है ऑसिफिकेशन या बोन फॉर्मेशन। अस्थियां प्रथम एक कोमल तंतु या फिर सॉफ्ट टिश्यू के रूप में प्रकट होती हैं, बाद में कोमल तंतु अस्थि धातु में परिणत हो जाता है। जो ये क्रिया है या जो ये प्रोसेस है इसको बोलते हैं अस्थि संघात, ऑसिफिकेशन। अब हम इसका इंग्लिश में देखते हैं क्या होता है ये। बोन फॉर्मेशन, the bone of an infant are quite soft and become rigid only after growth stops during late adolescence. Bone is constantly broken down and rebuilt. It is a dynamic living tissue. The process by which bone forms is called ossification. The skeleton of a human embryo is composed of fibrous connective tissue membrane formed by embryonic connective tissue and pieces of hyaline cartilage that are loosely shaped like bones. They provide the supporting structure for ossification. जैसे घर खड़ा करने से पहले एक ढांचा बनाया जाता है, ये उसकी बात कर रहा है। Ossification begins around the 6th or 7th week of the embryonic life and continues throughout adulthood. ऑसिफिकेशन के भी 2 टाइप्स हैं, इंट्रामेम्ब्रेनस एंड इंट्राकार्टिलेजिनस। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। अब अस्थियों का शल्य तंत्र की दृष्टि से महत्व क्या है? शल्य तंत्र मतलब सर्जरी। आयुर्वेदाचार्यों ने इसके महत्व का प्रतिपादन करते हुए इसकी शल्य चिकित्सा में भूमिका बताई है। अब कैसे है इसकी भूमिका? यही कारण है कि भग्न मतलब जो फ्रैक्चर और डिसलोकेशन होते हैं बॉडी में, उनकी चिकित्सा के अंतर्गत एवं किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा करते समय अस्थियों का ज्ञान होना परमावश्यक है। प्रत्येक शल्यहर्ता को शरीर के प्रत्येक अस्थि की रचना एवं स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि बोन कहाँ से टूटी है, कहाँ से डिसलोकेट हुई है और वो बोन प्रेजेंट कहाँ है, तो हम उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? जब तक अस्थियों का नैदानिक क्लिनिकल एस्पेक्ट या लाक्षणिक ज्ञान नहीं होगा तब तक अस्थियों का उपचार करना कठिन है। ये है उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट कि हम उसके बारे में पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम उसे अप्लाई कहाँ करें, काम कहाँ आएगी ये नॉलेज? काम तब आएगी जब आप किसी फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट करेंगे, किसी डिसलोकेशन का ट्रीटमेंट करेंगे। This was all about today's topic. I hope you've loved the video and learnt about the topic.
I'll be back with a new topic. Till then, please subscribe the channel, share this video as much as you can, use the comment section freely, and you can also check out my previous video. And thank you so much for supporting my channel. Thank you so much everyone. Love and peace from me to you.